हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएक्स जीएस गुरु में। दोस्तों, हम यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं। उसमें आज अपना पार्ट 2 भाग 2 शुरू करेंगे। ठीक है, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखो, हमने पीछे कंप्लीट कर लिया था, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था, अभी देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में जीवन प्रत्याशा। तो बाकी तो बहुत है, ग्रामीण शहर वो सब नहीं पढ़ना है, कुल पुरुष कुल महिला ये दो पढ़ना है। जीवन प्रत्याशा मतलब 15 से 19 के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। और मतलब एवरेज जो पुरुष है कितना जीता है, 65 वर्ष, और महिला कितना जीती है, 66 वर्ष। यानी जीवन जीने का जो समय है महिला का ज़्यादा है पुरुष से, 1 साल 2 महीने। ठीक है, तो ये हो गया, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। जीवन प्रत्याशा 65 और 66 दो। अच्छा, अब देखते हैं भाषा के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, 94.08%। तो उसके बाद उर्दू बोली जाती है 5.42%। देखो कितनी कम है। और तीसरे नंबर पर भैया पंजाबी बोली जाती है 0.25%। और चौथे पर है बंगाली। याद रखना, बंगाली भी चौथे नंबर पर, बंगाली है ना, याद रखना। हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बंगाली ये भाषाएं हैं। अब कुछ अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बारे में देख लेते हैं। तो मंडल कितने हैं, 18। यूपी में 18 मंडल हैं। जिलों की संख्या कितनी है, 75 जिले हैं। नगरों एवं नगर संकुल कितने हैं, 915। 915 2011 की जनगणना के अनुसार। ग्राम पंचायतें कितनी हैं, 58,189 ये ग्राम पंचायत हैं। न्याय पंचायतें अब अस्तित्व में नहीं है, क्यों, 2017 की अधिसूचना में इनको समाप्त कर दिया न्याय पंचायतों को। ठीक है, अगला तहसीलें, 351 तहसील हैं प्रदेश में। विकासखंड कितने हैं, 826 ब्लॉक्स। ब्लॉक बोलते हैं ना, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो बनता है वो, 826 ब्लॉक्स हैं। और नगर पंचायत 517। नगर पालिका परिषद 200 है नगर पालिका परिषद। नगर निगम कितने हैं, 17, याद रखना, नगर निगम 17। और कुल राजस्व, ग्राम की जरूरत नहीं है, आबाद ग्राम देख लो, 97,814 कुल आबाद ग्राम हैं। और आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं 4। यूपी में 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं। अगला देखते हैं। अब देखो, जनगणना में उत्तर प्रदेश और भारत की तुलना की गई है। तो क्या क्या है, जनसंख्या, देखो थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। हाँ चलो, जनसंख्या वृद्धि, हाँ जनसंख्या वृद्धि यूपी में हुई है 20.2%। तो वहीं भारत में कितनी है, 17.7%। जनघनत्व तो यूपी का है 829, भारत का 382 है। नगरीय जनसंख्या कितनी है, 22.3% यूपी की, और भारत की कितनी है, 31.2। हम पीछे हैं इसमें भी। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 77.7% हो गई, और यहाँ पे 68.9%, कहाँ की, भारत की। लिंगानुपात 912 है यूपी का 912 है, और भारत का कितना है, 943। यहाँ भी पीछे चल रहे हैं हम लोग। साक्षरता, कुल साक्षरता 67.7% है ना, और भारत की कितनी है, 73%। वहीं पुरुषों की बात करें, 77.3 हमने पढ़ी थी कल, और वहाँ पुरुषों की देखो 80.9 है। और महिलाओं की कितनी है, 57.2, और यहाँ कितनी है, 64.6। हर जगह पीछे हैं अभी यूपी। अच्छा, एससी कितनी है, एससी है 20.7% यूपी में। टोटल इंडिया में कितनी है, 16.6%। एसटी कितनी है यूपी में, 0.6%, और वहीं भारत में 8.6% एसटी हैं। अगला देखते हैं। अगला है, अच्छा मंडलों के बारे में बता रहा था, 18 मंडल है ना, तो 18 मंडल देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है, एक तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा, जो नया सबसे लास्ट बना हुआ मंडल कौन सा है, तो अलीगढ़ है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, तो ये देख लो एक तो। और जो मंडल का नाम है उसका मुख्यालय का नाम अलग है, ये देख लो, बस ये देख लो, बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो 18 मंडल में अलीगढ़ सबसे नया। इसमें 4 जिले हैं, कौन कौन, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में है ना। बाकी नाम पढ़ूंगा, पहले देख लो। चित्रकूट मंडल का नाम, मुख्यालय का नाम क्या है, बांदा है ना। और एक और है देवी पाटन मंडल, इसके मुख्यालय का नाम गोंडा है, गोंडा। बाकी अब देख लो एक साइड से, तो देखो अयोध्या मंडल है, अयोध्या, बस्ती, बरेली मंडल, झांसी मंडल, प्रयागराज मंडल, वाराणसी मंडल, मुरादाबाद मंडल है, कानपुर मंडल, आजमगढ़, लखनऊ, आगरा, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट पढ़ी लिया हमने, बांदा वाला। अलीगढ़ पढ़ी लिया हमने। उसके बाद सहारनपुर, मुख्यालय सहारनपुर में ही है। गोरखपुर मंडल, मेरठ मंडल, ये सब हो गए मंडल। ठीक है, इतना देखना है बस, मंडल में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्राकृतिक प्रदेश देखते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है प्राकृतिक प्रदेश में। कौन से, भाबर और तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, और दक्षिण का पठारी भाग। बस इतना, 3, कितना विभाजन है, 3 विभाजन किए गए हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। भाबर एवं तराई प्रदेश पश्चिम में सहारनपुर से लेकर और पूर्व में देवरिया कुशीनगर तक, पडरौना बोलते हैं कुशीनगर को, पडरौना, वहाँ तक फैलता है। और पतली पट्टी में फैला हुआ है, ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो गंगा यमुना के मैदानी भाग को 3 भागों में, कैसे, गंगा यमुना का ऊपरी मैदानी भाग, मध्य मैदानी भाग और
पूर्वी मैदानी भाग, ऊपरी, मध्य और पूर्वी, बस इतना देखना है मैदानी भाग, बाकी ये सब नहीं देखना, ये बहुत ज़्यादा डेटा है, इतना नहीं, इतना पढ़ोगे तो जो मेन डेटा है जहाँ से क्वेश्चन बने वो निकल जाएगा। अब देखो ये जरूरी है, जैसे गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर, 300 मीटर ऊंचा है, ये याद रखना, ये चीज़ पकड़नी है। अच्छा अगला देखते हैं, अब देखते हैं भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र की परिभाषा में क्या है, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। भावर क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, कंकड़ पत्थरों से निर्मित पर्वतीय भूभाग को भावर क्षेत्र कहते हैं। और क्षेत्र कहाँ है, विस्तार कहाँ कहाँ है, तो देखो बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, ये सब भावर प्रदेश, मतलब यूपी का ऊपरी भाग भावर। और विशेषताएं क्या है इसकी, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर चौड़ाई में कम होता है, ये तो ये विशेषता है। और नदियाँ यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। भावर मतलब कंकड़ पत्थर की ज़मीन है, पानी आ रहा है और दिखेगा ही नहीं आपको, नदियाँ लुप्त हो जाएंगी, ये इसकी विशेषता होगी। अच्छा अगला है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की परिभाषा क्या है, ये है महीन अवसादों, यानी भावर के दक्षिण में महीन अवसादों, दलदली क्षेत्र और गाद की मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र होता है। विस्तार कहाँ कहाँ है, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर महाराजगंज, देवरिया तक पूरे एरिया में ये फैला हुआ विस्तार इसका। विशेषता क्या है, गन्ना, गेहूँ, जूट, इनकी फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं। और घने जंगल यानी हाथी घास जो लंबी हाथी घास है ना, उसके लिए ये विख्यात है। कौन, तराई प्रदेश। भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हो गई है, इसमें उपजाऊ भूमि में किसानों को दे दी गई है, इसलिए इसमें चौड़ाई में कमी हुई है। ठीक, अगला देखते हैं, विस्तृत मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश पढ़ते हैं तो देखो गंगा यमुना का ऊपरी मैदानी प्रदेश, गंगा यमुना का मध्य मैदानी प्रदेश और गंगा यमुना का पूर्वी। पढ़े ना हम 3 भाग, तो वही 3 भाग हैं, तो बाकी इसको ज़्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इनको। अगला देखते हैं, ये हो गया दोबारा, ठीक है। अगला देखते हैं, हाँ अब क्या देखते हैं हम, दक्षिण का पठारी प्रदेश। पढ़ लिया हमने ये चीज़, दक्षिण का पठारी प्रदेश कहाँ से लेके, पूर्व पूर्व केन नदी से लेके पश्चिम बेतवा, पाहुआ नदी, उत्तर गंगा और यमुना दक्षिण तक, मतलब यमुना विंध्य पर्वत तक जाता है। केन बेतवा से लेके विंध्य पर्वत तक जाता है ये। तो इसमें मुख्यतः क्या क्या आता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र आता है भैया इसमें, पठारी भाग में नीचे वाला, यूपी का जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो इसमें आएगा। सामान्यतः ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर से लेके कुछ स्थानों पर 450 मीटर, लेकिन कहाँ, कैमूर और सोनकर पहाड़ियों पर ये 600 मीटर तक भी ऊंचा है, मतलब 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक भी ऊंचाई इसकी पाई जाती है। तो ये इसके मुख्य तथ्य हो गए। उत्तर प्रदेश जलवायु देख लेते हैं। जलवायु 2 तरह की जलवायु, आर्द्र एवं उष्ण जलवायु और साधारण आर्द्र और उष्ण जलवायु, एक ही तरह की है, मतलब आर्द्र और उष्ण जलवायु यहाँ पे मिलती है, ठीक है। बाकी ये सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऋतु के बारे में देख लें, ऋतु 3 ऋतु, कौन सी, ग्रीष्म, शरद और वर्षा, 3 होती हैं। अब देखो सबसे पहले शीत ऋतु, तो सबसे ज़्यादा अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है ना। और सर्वाधिक ठंडा महीना होता है जनवरी, तो हम जानते ही हैं, वही नॉर्थ इंडिया में जैसे पूरा रहता है उसी तरह है ये यूपी में भी। मैदानी क्षेत्र, औसत अधिकतम तापमान रहता है इसमें सर्दी में 27 डिग्री करीब, और भैया अधिकतम तापमान 28 डिग्री जाएगा, 28 साढ़े 28, और न्यूनतम हो जाएगा 13 सर्दियों में, है ना, इतना समझ लो बस, बाकी और कुछ नहीं देखना है। ग्रीष्म ऋतु अब देखो इसमें क्या है, मार्च से जून तक का महीना, मार्च से लेके जून तक अभी ग्रीष्म ऋतु चल गई है, तो ये टाइम होगा। अधिकतम गर्मी कहाँ रहेगी, झांसी और आगरा, ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी झांसी और आगरा में रहती है, सबसे कम गर्मी बरेली में रहती है, बरेली में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको पकड़ना है। लू क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से चलने वाली गर्म और शुष्क हवा, उसको लू कहते हैं, तो ये भैया चलती है, इसमें यूपी में लू चलती है। सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान मई और जून में रिकॉर्ड किया जाता है, औसत तापमान 36 डिग्री, है ना। और अधिकतम की बात करें, और न्यूनतम रहेगा 21 डिग्री से 23 डिग्री तक। अच्छा, बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान रहता है, क्यों, क्योंकि बुंदेलखंड कर्क रेखा के नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जो है भैया 47 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, ये बस जान लो आप, कहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, झांसी और आगरा में, इतना ये क्वेश्चन बन सकता है। वर्षा ऋतु देखते हैं, वर्षा की अवधि कब है, जून के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर तक रहती है, सर्वाधिक जुलाई अगस्त में वर्षा होती है। औसत तापमान की बात करें तो 32 से 34 डिग्री जाता है ना, ज़्यादा और कम की नहीं, औसत देख लो एक बार। अच्छा, सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और बंगाली खाड़ी से वो बिहार पे होकर निकलता है ना, उसी से होती है। वर्षा की मात्रा लगभग 60% जुलाई और अगस्त में ही हो जाती है। अच्छा देख, पूर्वा एक कहा जाता है, पूर्वा क्या चीज़ है, पूर्वा उत्तर प्रदेश के संबंध में पूर्वा क्या चीज़ है पूछ सकता है। तो पूर्वा क्या है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून जो बिहार के मैदानी क्षेत्र होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है ना, हवाएं, मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से बिहार होके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, उन्हीं को पूर्वा कहते हैं, ठीक है। अगला अब देखते हैं बांगर मिट्टी के बारे में, मिट्टियाँ पढ़ लेते हैं। तब मिट्टी में बांगर मिट्टी सबसे पहले पढ़ते हैं, तो ये क्या है, खनिज प्रचुरता क्या क्या होता है इसमें, फास्फोरस और चूना ज़्यादा होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास और जीवांश इसमें कम होते हैं, कमी होती है, इसमें बांगर मिट्टी में। इसके अन्य नाम क्या हैं, उपरहार मिट्टी, बांगर मिट्टी को उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य नाम देख लेते हैं और क्या क्या है,
बांगर मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या हैं, बांगर मिट्टी को और किस किस नाम से बुलाया जाता है। दोमट मिट्टी, मटियार मिट्टी, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़, क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ और उपरहार अभी पड़े, उपरहार मिट्टी भी बांगर मिट्टी को बोला जाता है, ये याद रखना, ये आते हैं क्वेश्चन। अगला है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी के बारे में देखते हैं। खादर में हल्के रंग वाली होती है, छिद्रयुक्त होती है, महीन कण होते हैं इसमें, उर्वरता इसकी ज़्यादा होती है, किससे, बांगर से ज़्यादा उर्वरता होती है। और खनिज की बात करें तो चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवांशों की अधिकता होती है किसमें, खादर में, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। खादर मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या हैं, तो भैया नवीन जलोढ़, कछारी, सिल्ट, बलुआ या मटियार दोमट। और कहाँ से कहाँ तक है, नदियों के बाढ़ वाले जो इलाके हैं ना, वहाँ पे ये मिलती है। अगला देखते हैं भाबर पर्वतीय क्षेत्र। भाबर पर्वतीय क्षेत्र क्या है इसकी विशेषता, मोटी रेत, कंकड़ और पत्थर से निर्मित होता है, मैंने बताया अभी, अत्यंत छिछली होती है, यहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती है भाबर में, भाबर में है ना। और ये क्या है, उत्तर प्रदेश में दोमट और बलुई मिट्टी, क्षेत्रीय भाषा में देखो, उत्तर प्रदेश में दोमट और बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषा में इसका अलग नाम है, क्या है, सिक्टा, करियाल और धनका। कौन सी, बलुई दोमट मिट्टी को सिक्टा, करियाल और धनका बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब में, गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्र में जो कौन कौन सा है, जलोढ़ और कॉप मिट्टी का विस्तार है। कौन कौन सी, गंगा यमुना और गंगा और रामगंगा के एरिया में जलोढ़ और कॉप मिट्टी, कॉप वही एलुवियल सॉइल, दलदली जो मिट्टी होती है वही। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ है ना, कौन कौन सी है इसमें देख लो एक बार, देखो पर्वतीय मृदाएँ पाई जाती हैं, पर्वतीय पाई जाती हैं, लाल बलुई मिलती है, जलोढ़ मृदा मिलती है ना, तराई मिलती है, कैल्शियम युक्त मृदाएँ मिलती हैं यहाँ पे, लवण मृदाएँ भी मिलती हैं भैया, मध्य काली मृदाएँ मिलती हैं, मिश्रित मृदा, मिश्रित लाल मृदा और काली, मिश्रित लाल और काली मृदा मिलती है, लाल और पीली मृदाएँ मिलती हैं। ये बस नाम याद रखना, ऐसे आएगा कौन सी मृदा उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, तो उनमें से आप लोग माल देना। अच्छा, अगला देखते हैं लाल मिट्टी क्षेत्र। लाल मिट्टी क्षेत्र कहाँ कहाँ है, लाल मिट्टी क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है यूपी में, लाल मिट्टी, तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये जो नीचे वाले जिले हैं ना, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, वहाँ पे लाल मिट्टी है। उगाई जाने वाली फसल, मतलब इनमें कौन कौन सी फसल होती है, तो गेहूँ, चना और दलहन होते हैं किसमें, लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, बालू में लाल सेलों से, उनका जो अपक्षय होता है उससे इसका निर्माण होता है। लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है, बेतवा और धसान नदी है ना नीचे में, बेतवा, धसान, इधर में इसका लाल मिट्टी का विस्तार है। नदियों के जल प्लावित क्षेत्र, जहाँ पे नदियों का जो है ज़्यादा एलुवियल टाइप की मिट्टी रहती है, जहाँ जल भरा रहता है, वहाँ पे लाल मिट्टी का विस्तार है। अब इसकी खासियत क्या क्या है, नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की क्या है, कमी पाई जाती है इसमें, ये सब कमी रहती है। ठीक है, अगला देखते हैं बुंदेलखंडीय मृदा। बुंदेलखंडीय मृदा, ये क्वेश्चन आता है, बुंदेलखंडीय मृदा क्या अन्य नाम क्या क्या है, परवा या पड़वा मृदा, मार मृदा, राकर मृदा और भोटा। भोटा, परवा, राकर, मार, ये अलग अलग नाम है इसके, याद रखना, बुंदेलखंडीय मृदा का नाम है। विस्तार जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, यहाँ पे इसका विस्तार है। बुंदेलखंडीय मिट्टी है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टी, दक्षिणी पठार की मिट्टी को बुंदेलखंडी मिट्टी बोलते हैं। लाल मिट्टी क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलता है, ये दोबारा से आ गया, अभी हमने पढ़ा था ना, चलो हाँ ये पढ़ लिया हमने, चलो ठीक है। चलो तो ये आज का हमारा लेक्चर रहा, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।